Class 4 Looking Around NCERT Book Chapter Number 9 Changing Families। ये है वीडियो का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका काफी पोर्शन कर चुके हैं। अब हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने उसको चैप्टर को जहां हमें पढ़ना बाकी है। ओपन कर लीजिए पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 ओपन करके आप इसके बॉटम साइड में आ जाएंगे। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था फर्स्ट पार्ट में। उस वीडियो में हमने देखा था कि निम्मी, जेरिंग और नजली की फैमिली में डिफरेंट रीजंस के कारण चेंजेस आए हुए थे। तो वही हमें लिखना है कि राइट डाउन द रीजंस फॉर दीज चेंजेस। इन रीजंस के क्या कारण थे। इन निम्मीज फैमिली, निम्मी की फैमिली में क्या हुआ था। In Nimmy's family, a new baby is born. One family member increases. तो निम्मी की फैमिली में एक बेबी गर्ल आई थी, छोटी उसकी बहन आई हुई थी, पैदा हुई थी, तो इस कारण से एक फैमिली मेंबर बढ़ गया। इन जेरिंग्स फैमिली, जेरिंग की फैमिली में क्या होता है कि जेरिंग्स फादर गॉट ट्रांसफर इन जॉब, फैमिली मेंबर आर रिड्यूस। तो आपको पता है कि उसके पापा का प्रमोशन हुआ था और उन्हें दूसरे सिटी में जाकर नया ऑफिस ज्वाइन करना था और उसके फैमिली मेंबर्स इसलिए रिड्यूस हो गए थे, कम हो गए थे, क्योंकि उसके दादा दादी उसके साथ नहीं गए थे। नेक्स्ट, इन नजलीस फैमिली, नजली की फैमिली में क्या हुआ था। हर कजिन गॉट मैरिड, उसके चचेरे भाई की शादी हुई थी। एज अ रिजल्ट हर सिस्टर इन लॉ केम इन देयर फैमिली, और इसी के कारण उसकी सिस्टर इन लॉ मतलब उसकी भाभी आई हुई थी। तो एक नया फैमिली मेंबर उनकी फैमिली में ऐड हो गया था, तो यहाँ फैमिली मेंबर इंक्रीज हो गए। देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर फैमिली चेंजेस इन फैमिलीज। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीजंस। तो हमने ये देखा तीनों की फैमिली में कि फैमिली में चेंजेस आए हैं, और फैमिली में चेंजेस आने के ये तीन और भी कई कारण हो सकते हैं। तो क्या आप ऐसे कारणों को लिस्ट आउट कर सकते हैं, सोच सकते हैं उनके बारे में। जैसे कि डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, मान लीजिए किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, किसी के ग्रैंड पेरेंट की या किसी की डेथ हो जाती है, तो फैमिली मेंबर रिड्यूस हो जाते हैं। शिफ्टिंग बाय अ मेंबर टू हॉस्टल इन अनदर सिटी फॉर स्टडी, या घर का कोई मेंबर पढ़ाई के लिए दूसरी सिटी में जाता है, हॉस्टल में रहने चले जाते हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए, तो भी हमारी फैमिली में चेंजेस आ जाते हैं। वेडिंग ऑफ सिस्टर, बहनों की शादी जब हो जाती है, बहनों की या बुआ की हो जाती है, तो वो कहाँ चली जाती हैं, अपने घर चले जाती, ससुराल चले जाती हैं, तब भी फैमिली मेंबर रिड्यूस हो जाते हैं। या फिर भाई की शादी होती है तो सिस्टर इन लॉ आती है, जैसे कि नजली की फैमिली में जो चेंजेस हुए। तो इस कारण से कई सारे रीजंस हो सकते हैं। टॉक टू 3 ओल्ड पीपल, आप 3 बड़े लोगों से बात करेंगे और क्या करेंगे। 1 फ्रॉम, वो कहाँ से होना चाहिए, 1 फ्रॉम योर फैमिली, एक आपके फैमिली से होना चाहिए। 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली, दूसरे जो ओल्ड पीपल होंगे ना वो आपके किसी दोस्त की फैमिली से होना चाहिए। एंड 1 फ्रॉम फैमिली इन योर नेबरहुड, और तीसरे जो होने चाहिए वो कहाँ से होने चाहिए, आपके पड़ोस में। तो आपको किन 3 लोगों से बात करनी है। एक तो वो बुजुर्ग होने चाहिए, ओल्ड पीपल होना चाहिए, और आप उनसे क्या पूछेंगे वो हमको यहाँ लिस्ट आउट करना है। जो जो आप पूछ के उनसे जो आंसर सुनेंगे, और वो कहाँ से होने चाहिए, एक आपकी फैमिली से, एक आपके दोस्त की फैमिली से, और एक आपके पड़ोस से। सो आस्क देम दीज क्वेश्चंस एंड फिल इन द टेबल। तो उनसे आप ये क्वेश्चन पूछना और इस टेबल को फिल करना। तो ये टेबल देखिए मैंने पहले से फिल करके अप्रोक्सीमेटली रखा है, जो आप पूछोगे वो आप लिखना। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दी हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज योर फैमिली बीन स्टेइंग हियर। तो आप उससे पूछे कि आपकी फैमिली यहाँ कब से रह रही है। तो मान लीजिए ये वाला कॉलम है आपकी फैमिली, ये किस पर्सन से पूछे, इसमें किसके जवाब लिखेंगे, जो आपकी फैमिली के ओल्ड पर्सन है उससे। ये फ्रेंड्स फैमिली, यहाँ फ्रेंड की फैमिली, यहाँ नेबरहुड्स फैमिली यानी पड़ोसी की फैमिली, सॉरी नेबर्स फैमिली मतलब पड़ोसी की फैमिली। तो आपकी फैमिली से मान लो आपको आंसर मिल गया कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे लास्ट 80 ईयर्स से भी पहले से रह रहे हैं, मतलब 80 साल पहले से रह रहे हैं। तो मोर देन 80 ईयर्स अपने फ्रेंड की फैमिली से पूछा, मान लीजिए उसके दादाजी से पूछा, तो उन्हें बताया कि बेटा हम 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब 50 ईयर्स। और पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम 5 ईयर से ही इस सिटी में रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर। यहाँ मतलब जब आप यहाँ रहने के पहले आपकी फैमिली कहाँ रहती थी।
तो मान लीजिए कि आपकी फैमिली अब मोर देन 80 ईयर्स से रह रही है, तो मतलब वो ओरिजिनली वहां के ही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर ही रहते हैं, ओरिजिनली हम यहाँ के ही हैं। तो ओरिजिनली का मतलब हो गया कि हम शुरू से यहाँ पर ही रहते हैं। फ्रेंड्स फैमिली ने बताया कि पहले हम गुजरात के थे, हम लोग वहां से यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो फिर यहीं आकर रहने लग गए, तो इन गुजरात। नेबर की फैमिली ने बताया कि इन आंध्र प्रदेश, मतलब वो 5 साल से यहाँ आए, 5 साल पहले हम ट्रांसफर के कारण यहाँ पर आए थे, तो हम आंध्र प्रदेश में, या कोई भी रीजन हो सकता है, मैंने गेस किया रीजन, है ना। तो हम आंध्र प्रदेश में थे। तो गुजरात और आंध्र प्रदेश क्या है, ये इंडियन स्टेट्स है, इंडिया के स्टेट्स हैं। फिर हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे, तो आज आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, ये तो आप खुद मन से भी लिख सकते हैं, और इन दोनों कंडीशन में आपको देखना और पूछना पड़ेगा। तो योर फैमिली, हमारी फैमिली में हम मान लेते 5 है, फ्रेंड की फैमिली में 6 है, और पड़ोसी यानी नेबर की फैमिली में 4 है। सो हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 years ago, तो अब आप पूछे कि 10 साल पहले आपकी फैमिली में कितने मेंबर थे। ये बात हुई थी आज की। 10 साल पहले हमारी फैमिली में 6 मेंबर्स थे, फ्रेंड की फैमिली में 5 थे, और नेबर की फैमिली में 10 थे। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी फैमिली में आज एक कम हो गए हैं, फ्रेंड की फैमिली में एक उल्टा बढ़ गए हैं, और जो हमारे नेबर आए हैं आंध्र प्रदेश से, उनकी फैमिली में तो कम हो गए हैं, 10 से वो 6 पर पहुंच गए हैं ना। तो कोई रीजन हो सकते होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो आपने देखा और आंसर्स दिए, सो व्हाट वर द रीजंस फॉर द चेंजेस इन योर फैमिली इन द लास्ट 10 years, तो क्या चेंजेस हुए होंगे, क्या चेंजेस हुए थे, उनसे पूछना है, यानी अनुमान नहीं लगाना, उनसे पूछना है कि क्या चेंजेस हुए, जो पहले मेंबर्स ज्यादा थे तो कम हो गए, और यदि कम है तो ज्यादा हो गए, सेम है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन भी कम से ज्यादा या ज्यादा से कम हुए तो पूछे कि क्या कारण हुआ। तो आपकी फैमिली में मान लीजिए कि ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, तो सपोज हमने एग्जांपल के लिए लिया है कि मान लीजिए कि ग्रैंडफादर अब नहीं रहे, तो इसी कारण से पहले हम लोग कितने थे, आज हम हैं 5, पहले हम 6 थे तो 5 हो गए क्योंकि ग्रैंडपा नहीं रहे। ठीक है। फ्रेंड की फैमिली में क्या हुआ, फ्रेंड की फैमिली में बर्थ ऑफ सिस्टर, बहन पैदा हुई थी, तो इस कारण वो 5 से 6 हो गए थे। हुए थे ना, 5 से 6 ही हुए थे ना, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, मतलब पहले वो 5 थे 10 ईयर पहले, और अब क्या हो गए हैं टुडे। देखो ये 10 ईयर एगो और ये टुडे, तो 10 ईयर एगो 5 थे, अब 6 हो गए क्योंकि उनके यहाँ एक उनकी सिस्टर, एक बेटी पैदा हुई थी, इसलिए वो 6 हो गए। और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं नेबर की फैमिली में क्या हुआ, वो 10 ईयर पहले 10 लोग थे और आज वो 4 ही हैं। क्यों? चेंजेस ऑफ प्लेस, क्योंकि फैमिली के सारे लोग शिफ्ट नहीं हुए, बिल्कुल उसी तरह जैसे जहरीन की फैमिली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस, तो इन सब चेंजेस के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं इन सब चेंजेस के बारे में। तो जो आपकी फैमिली में हमने एग्जांपल के लिए लिया, डेथ ऑफ ग्रैंडफादर, किसी की डेथ होती है तो हम क्या फील करते हैं, बैड। सो आई फील बैड, मुझे बुरा महसूस हुआ, फॉर माई ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर के लिए मुझे बुरा महसूस हुआ, खराब लगा, दुख हुआ। और अपने फ्रेंड की फैमिली में सिस्टर का बर्थ हुआ तो क्या फील करेंगे, हैप्पी होंगे। सो ही फील्स गुड फॉर हिज सिस्टर, तो मेरा जो फ्रेंड है जिसके यहाँ सिस्टर पैदा हुई, तो वो कैसा फील करेगा, हैप्पी फील करेगा अपनी बहन के लिए, खुश हो जाएगा, गुड फील, ही फील्स गुड, तो वो अच्छा फील करता है अपनी बहन के लिए। और तीसरी फैमिली जो है नेबर की फैमिली के लिए क्या फील करेंगे आप, तो नेबर की फैमिली के लिए हम यही करते हैं कि वो मिस करते होंगे अपने फैमिली मेंबर्स को, तो मिसेस हर फैमिली मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर को मिस करते हैं। व्हाट देयर शुड बी फैमिली मींस व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस विद चेंजेस इन फैमिली, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जब प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई फैमिलीज में जब भी चेंजेस आए, तो फैमिली में जब चेंजेस आते हैं तो खुशियां भी होती हैं और दुख भी हो सकते हैं। तो जैसे किसी का ट्रांसफर हो जाए, या फिर बच्चे जो हैं वो हायर स्टडीज के लिए बाहर चले जाते हैं, या फिर नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो उसको अवेल करने के लिए चले जाते हैं, तो हमारे फैमिली मेंबर को हम
मिस करते हैं। माई फैमिली यस्टरडे, टुडे, टुमारो। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुडे आज, और टुमारो आने वाला कल। मतलब बीते हुए कल, आज और आने वाले कल में मेरे परिवार में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ऑल फैमिलीज change in some way or the other because of different reasons. Has your family changed too? When your grandmother and grandfather were children like you, was your family just like it is today? यहाँ बोल रहे हैं कि सभी फैमिलीज में किसी न किसी वजह से, मतलब रीजन से, कारणों से बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो क्या आपकी फैमिली में भी कोई चेंजेस आया? और जब आपके दादा दादी आपकी तरह बच्चे थे, तो क्या आपकी फैमिली ऐसी ही थी जैसी आज है? डू यू रिमेम्बर द पिक्चर्स ऑफ सितम्मा's फैमिली ट्री विच वी सॉ इन क्लास 3? तो आपको याद है कि क्लास 3 की ईवीएस बुक में जब आपने चैप्टर 21 देखा था, फैमिलीज कैन बी डिफरेंट, तो उसमें बहुत सी स्टोरीज थी इसी तरह। तो उसमें सितम्मा की फैमिली थी जो कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में सितम्मा रहती थी अपने ज्वाइंट फैमिली में, अपने दादा दादी, चाचा चाची, बुआ और ताऊ जी, उनके बच्चे, इन सभी के साथ, और वो अलग अलग फ्लोर पर रहते थे। तो हमने उनका एक फैमिली ट्री देखा था। तो बस वो फैमिली ट्री था, आपको पता है कि बहुत ही बड़ा सा फैमिली ट्री था क्योंकि वो ज्वाइंट फैमिली थी। और फिर यू हैड ऑल्सो ड्रॉन अ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली, और आपने अपनी नोटबुक में ना खुद की फैमिली का फैमिली ट्री भी बनाया था। तो लेट अस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक। तो जैसा हमने बनाया था पिछले साल, तो हम इस साल भी बनाएंगे। तो अभी हम बनाएंगे। और फिर आस्क योर ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वर योर एज। तो अपने दादा दादी से, दादा या दादी से पूछिए, या नाना या नानी से पूछिए कि जब वो आपके एज में थे तब उस समय उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स, मतलब कितने सदस्य थे। देन ड्रॉ फैमिली ट्री इन योर नोटबुक ऑफ देयर फैमिली व्हेन दे वर यंग। तो उस समय उनसे पूछ के आप उनके लिए फैमिली ट्री बनाइए उस समय का। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमको बनाकर देखनी पड़ेगी। कैन यू सी योरसेल्फ? फिर आपको ये देखना है कि जो फैमिली ट्री आपने, मान लीजिए ग्रैंडफादर के लिए बनाते हैं, तो जब ग्रैंडफादर छोटे थे तब उनकी जो फैमिली ट्री बनी थी, और आपकी इस समय जो आप अपनी फैमिली के लिए फैमिली ट्री बनाते हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर है? और क्या आप अपने आप को दादाजी वाली फैमिली ट्री में देख पाते हैं? अपने ब्रदर सिस्टर को, अपने मम्मी पापा को, और फैमिली ट्री में कौन कहाँ पर है? तो उसके बाद आप क्या करेंगे? नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। और फिर आप अपनी नोटबुक में आपकी प्रेजेंट फैमिली ने, आज जो फैमिली है उसकी आप फैमिली ट्री बनाएंगे। तो देखते हैं इन सभी फैमिली ट्रीज को। तो ये आप देखेंगे सितम्मा's फैमिली ट्री। ये कब देखा था हमने? क्लास 3 में। कैन यू इमेजिन अ फैमिली इन द फॉर्म ऑफ ट्री? तो हमने यही पढ़ा था ना, तो सितम्मा की फैमिली यहाँ है। तो कहाँ है सितम्मा? ये है सितम्मा, और उसकी एक छोटी बहन भी थी, गीतम्मा। तो सितम्मा और गीतम्मा दोनों क्या है? सिबलिंग। और ये उनके मम्मी पापा। ठीक है, पापा के हम देखेंगे तो ताऊ जी हुए पापा के बड़े भाई, एल्डर चाचा पापा के दूसरे भाई, और यंगर चाचा और बुआ उनके तीसरे भाई और एक बहन। तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 2 3 4। ये 4 ब्रदर एंड 1 सिस्टर की देखो जॉइंट फैमिली है। अब इसमें जो ताऊ जी है, उनकी जो वाइफ होगी वो ताई जी, और बड़े चाचा की वाइफ बड़ी चाची। तो इनको हम इस लाइन से इसलिए नहीं मिलाएंगे क्योंकि इस तरह से हम सिबलिंग्स को मिलाते हैं, आपको याद आया होगा। और बुआ की शादी नहीं हुई, तो ये बुआ के साथ हमने और एक और बॉक्स नहीं यहाँ पर रखा है। और यंगर चाचा, उनकी भी शादी नहीं हुई है, इससे समझ में आ रहा है इस फैमिली ट्री से। और ये जो सारे सिबलिंग है, ये किसके बच्चे हैं, किनके चिल्ड्रन है? ये दादा दादी के। किसके दादा दादी? सितम्मा गीतम्मा के दादा दादी। तो सितम्मा गीतम्मा के दादा दादी, उनके ये 1 2, यहाँ पर लाइन होना था, ये 3, ये 4 और ये 5 बच्चे आपके पापा मिला के। ठीक है,
और उनको नहीं जोड़ेंगे, जैसे कि जो इनकी बहू लगेगी या इनके दामाद लगेंगे, सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉज को इनसे हम कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सारे सिबलिंग्स को कनेक्ट करके हमने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये था। और इधर सितम्मा गितम्मा की जो मम्मी है, उनके जो पेरेंट्स है, ये लाइन से पता चलता है कि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो इनके जो ये मम्मी पापा है, ये सितम्मा गितम्मा के लगे नाना नानी, क्योंकि हम सितम्मा की फैमिली ट्री बना रहे हैं, तो सारे जो रिलेशन है हम सितम्मा के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ दादा दादी की ये वाली ट्री हो गई, और यहाँ इस ट्री में नाना नानी का भी डिस्क्रिप्शन है। तो ये हमने देखे थे। तो वो क्लास 3 की बात। हम वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था यू हैड ड्रॉन अ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन नोटबुक। तो आपने उस साल बनाया था। लेट अस अगेन ड्रॉ फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर। तो चलिए फिर से इस साल हम फैमिली ट्री बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले माई सेल्फ, यानी ये आप हो गए खुद। अब आप गर्ल या बॉय हो सकते हैं ना। और ये मान लेते हैं एक आपके सिबलिंग है, सिस्टर, ब्रदर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये दोनों को मैं इस तरीके से मिला दे रही हूँ, ध्यान से देखो। ये हो गए, इस तरीके से कनेक्ट किया, मतलब ये सिबलिंग है, मतलब सगे भाई बहन है। और फिर इन दोनों को भी कनेक्ट किया किससे? ये दोनों मदर और फादर से, क्योंकि वो इन दोनों के बच्चे हैं ना। तो मदर फादर के हुए ये मदर फादर के हो गए ये दोनों, आप और आपकी बहन, चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये मदर फादर का रिलेशन हो हस्बैंड वाइफ का, तो इनको हमने एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ ये लाइन कनेक्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब फादर जो है उनकी ये एक बहन और एक भाई है। एक्चुअली ये आपके, यहाँ आप खुद का नाम भी लिख सकते हैं, आपके चाचा और बुआ लगे, तो चाचा को अंकल और बुआ को आंटी कह रहे हैं, ठीक है। तो फादर लोग 3 भाई बहन है, 2 भाई और 1 बहन, हम एग्जाम्पल के लिए मान ले रहे हैं। तो अंकल और आंटी। अब ये जो फादर, अंकल और आंटी हैं, ये तीनों कौन हुए? आपका सिबलिंग। ये तीनों किसके चिल्ड्रन हुए? ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, मतलब दादा दादी के। और दादा दादी है हस्बैंड वाइफ। तो फिर इस तरीके से बीच में कनेक्ट कर दिया हमने बॉक्स को। अब हम आ जाते हैं मैटरनल साइड। ये वाला हमारा पूरा साइड हो गया। पैटर्नल साइड, पैटर्नल साइड का मतलब होता है पापा के रिश्तेदार, पापा के फैमिली से, ठीक है। और जो मम्मी के साइड होते हैं वो होते हैं मैटरनल रिश्तेदार। तो हम मान लेते हैं कि मेरी मम्मी की बहनें तो नहीं है, मेरे मम्मी का एक ही भाई है, तो वो आपका कौन लगा? मामा। मामा को भी इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं। अब मदर और मामा, मम्मी और मामा आपस में क्या है? भाई बहन, सिबलिंग है। और ये दोनों किसके बच्चे होंगे? ये होंगे नाना जी और नानी के बच्चे। और नाना नानी आपस में क्या है? हस्बैंड वाइफ। तो ये हो गई हमारी फैमिली ट्री का ये वाला हिस्सा पैटर्नल साइड से, ये वाला मैटरनल साइड से। तो इस तरह की फैमिली ट्री आपने बनाए होंगे और थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ask your grandmother or grandfather how many members were there in their family when they were your age। तो जब वो आपकी एज में थे तब फैमिली में कितने मेंबर्स थे, अपने दादा या दादी से पूछो। देन ड्रॉ द फैमिली ट्री। अब हम अपने ग्रैंडफादर के लिए, हम मान लेते हैं अपने ग्रैंडफादर के लिए हम बना दे रहे हैं फैमिली ट्री, या ग्रैंडमदर के लिए, अब जिसके लिए बना रहे हैं उनका नाम ही। तो यहाँ मैंने लिख दिया है माई ग्रैंडफादर, क्योंकि आप बना रहे हो ना फैमिली ट्री। और ये उनकी सिस्टर है ना, किसकी? हिज सिस्टर, मतलब ग्रैंडफादर की सिस्टर। ये दोनों कौन है आपस में? ये दोनों हुए सिबलिंग। और ये किसके बच्चे हैं? ये हैं हिज फादर एंड हिज मदर, उनके मम्मी पापा के। और उनके मम्मी पापा आपस में क्या हुए? हस्बैंड वाइफ। और ये जो फादर है, ये आप, इनकी जो बुआ होगी, किसकी? आपके ग्रैंडफादर की बुआ, यानी आंटी। और ग्रैंडफादर के अंकल, हिज अंकल, इनकी बात हो रही है। उनके बुआ और उनके चाचा, ये तीनों आपस में क्या हुए? सिबलिंग। अब ये सिबलिंग जो है वो चिल्ड्रन है हिज ग्रैंडफादर एंड, मतलब ये जो है ये ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर और ये ग्रैंडफादर की ग्रैंडमदर, ठीक है ना। तो ये दादाजी के दादाजी और ये, ठीक है। वैसे दादाजी के ये जो पापा हैं ये आपके ग्रेट ग्रैंडफादर लगेंगे, ठीक है। तो ये दादाजी का पैटर्नल साइड हो गया। मैटरनल साइड में आते हैं तो
मम्मी के यहाँ भी हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है कि एक भाई बस है, आपकी जो उनकी जो मम्मी है यानी आपकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है उनके सिर्फ एक भाई है, तो ये दोनों हो गए आपस में सिबलिंग, और ये हो गए आपके ग्रैंडफादर के नाना नानी के बच्चे। तो इस तरीके से ये आपके दादाजी के समय की फैमिली ट्री बन गई है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो दोनों फैमिली ट्रीज आपने देखी। इसके बाद आपके बुक में ही है अभी जो हमने पढ़ा था, नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। तो अब आपको अपनी फैमिली ट्री बनानी है, तो ये ट्राई योरसेल्फ, आपको ये खुद करना है। फिर भी मैं एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, जैसे आप अपने भाई बहनों के लिए लिखेंगे सिबलिंग, भाई बहन, और फिर आप क्या करेंगे, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए सिबलिंग, और फिर ये दोनों हो गए आपके मम्मी पापा, ये मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड। अब जरूरी नहीं है कि सबकी फैमिली ट्री एक जैसी होती है। ठीक है, मान लीजिए आपकी बुआ की शादी हो गई, तो अब वो दूसरे घर में चले गए हैं, तो अभी वो इस घर में नहीं रहते और उसके अकॉर्डिंग फैमिली ट्री बनाना है, तो फिर यहाँ पे अंकल होंगे। अब चाचा की शादी हो गई है तो उनके साथ चाची भी होगी, और वो यहाँ से डैश बना के यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये ट्राई योरसेल्फ है, आपको खुद करना है। यदि ग्रैंड मदर नहीं है तो केवल तो ग्रैंड फादर है, आपकी प्रेजेंट फैमिली के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर फोटोज भी लगाते थे ना सभी की, उसी टाइप से। तो ये हो गया है आपकी फैमिली ट्री का डिस्क्रिप्शन। कैन यू सी योरसेल्फ एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टुडे? तो क्या आप ये जो फैमिली ट्री आपने बनाई है उसमें आप अपने आप को देख सकते हैं, और आपके आज फैमिली ट्री में कौन कौन है? तो अभी हमने देखा था कि फैमिली ट्री में हम अपने आप को कहाँ देख सकते हैं। हाँ, अपने जो फैमिली ट्री खुद के लिए बनाया था वो सबसे बॉटम में, और उसमें ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ थे? टॉप पर। तो ये देखिए, आप कहाँ थे? सबसे बॉटम में, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं, ग्रैंडफादर कहाँ है? टॉप पर थे। नेक्स्ट, लेट अस टॉक। कैन यू टेल in what ways the family tree of your grandfather or grandmother in their childhood is different from your family tree today? तो आप बोल सकते हैं कि आपके समय की जो फैमिली ट्री बनाए और ग्रैंडफादर के समय की जो फैमिली ट्री आपने बनाया उसमें क्या अंतर है। तो ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, मतलब उनके बचपन में, माय ग्रैंडमदर वर एट द बॉटम ऑफ द फैमिली ट्री, है ना, सॉरी, माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो मेरे फैमिली ट्री में तो मेरे ग्रैंड पेरेंट टॉप पर थे, लेकिन उनके फैमिली ट्री में वो खुद कहाँ थे? बॉटम में थे, और मेरे में टॉप पे। तो नाउ दे आर एट टॉप, मतलब अब वो टॉप पर है, उस समय वो बॉटम में थे। ये देखिए, यहाँ पर ग्रैंडफादर कहाँ है? सबसे बॉटम में, और आपके फैमिली ट्री में वो टॉप पर थे। गोइंग बैक टू स्कूल, up to which class do you want to study? Going back to school आपका न्यू टॉपिक है, इसमें आपको ये क्वेश्चंस आंसर्स हैं। तो गोइंग बैक टू स्कूल का मतलब है अब हम स्कूल की बारे में वापस से बात करते हैं। सो अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी, आप कितने कौन सी क्लास तक पढ़ना चाहते हैं? तो मैंने फिर भी यहाँ लिख दिया टिल मास्टर डिग्री, मतलब हम कॉलेज में जो बड़ी वाली डिग्री होती है ना, वहां तक आप लेना चाहते हो। आप लिख सकते हो कि आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, और उसके लिए जो भी डिग्री होती है वो आप करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते। कहाँ तक आप पढ़ोगे? अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड, आप तो बहुत पढ़ लोगे, आपके पेरेंट्स कहाँ तक पढ़े? तो आप प्रोबेबली जो भी है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप लिख सकते हैं। तो टिल ग्रेजुएशन मान लेते हैं कि हम ग्रेजुएट है। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी? ठीक है, क्या यहाँ लिखा है? हैव योर ग्रैंड मदर स्टडीड के बजाय क्या लिखा है? गेट अ चांस टू स्टडी। ऐसा इसलिए लिखा है, इसका मतलब ये है कि किस क्लास तक आपकी ग्रैंड मदर को पढ़ने का मौका मिला। क्यों ऐसा लगा है? क्योंकि जब आपकी ग्रैंड मदर आपके एज में थी और वो मतलब वो छोटी थी, तो उस समय
शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, एजुकेशन पर बिल्कुल भी ज्यादा ध्यान नहीं देता था, वो भी गर्ल एजुकेशन पर तो ना के बराबर। बहुत ही कम लड़कियां पढ़ पाती थी, बहुत से कारण होते थे, फैमिली सोसाइटी के वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती थी, या फिर उनके गांव वगैरह में स्कूल नहीं होता था, और फिर 5th या 8th के बाद से स्कूल जो होता था वो दूर होता था, जाने में प्रॉब्लम थी, ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं था, तो काफी सारे कारण होते थे, और स्पेशली मेन कारण यही था कि गर्ल एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इसलिए ग्रैंड मदर को कहाँ तक पढ़ने का चांस मिला, तो हो सकता है आपकी ग्रैंड मदर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो, 10th तक पढ़ी हो, 12th तक पढ़ी हो, फिर भी मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए जनरल वे में लिख देती हूँ टिल क्लास 4th, तो वो क्लास 4th तक पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड? तो किस एज में आपकी दादी की शादी हो गई थी, पूछेंगे तो वो बता सकती हैं, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया एट 17 ईयर्स। तो आप पूछकर जो बताएंगी ना वो लिखिएगा, क्योंकि उस समय क्या होता था, लड़कियों के पढ़ाते लिखाते तो थे नहीं, जल्दी से बस वो शादी कर देते थे। हैव यू heard a law that talks about the ages before which girl and boys must not get married? तो क्या आपने ऐसे लॉ के बारे में सुना है, ऐसे कानून के बारे में सुना है कि लड़के और लड़की की शादी किस एज में होना चाहिए? तो हाँ, आपने जरूर सुना होगा, न्यूज देखते हैं ना, तो आपने जरूर सुना होगा, यस, बॉय मस्ट नॉट गेट मैरिड बिफोर 21 ईयर्स एंड गर्ल शुड नॉट गेट मैरिड बिफोर 18 ईयर्स। तो लड़कों की शादी 21 ईयर्स के पहले और गर्ल्स की शादी 18 ईयर्स के पहले नहीं हो सकती है, इस लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब इस कानून के कारण, हमारे देश का ये कानून है, इसके पहले करते हैं तो फिर वो कानूनी अपराध कहलाएगा। देयर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल के पहले, 18 ईयर्स के पहले कर दी जाती है। मैनी ऑफ देम हैव टू इवन लीव स्कूल, वो पढ़ रही होती हैं और उनमें से बहुत सारी गर्ल्स को तो स्कूल छोड़ देना पड़ता है। देयर आर मैनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल लाइक सुशीला ऑफ रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट हु वर गोइंग बैक टू स्कूल। पर ऐसे बहुत सारी स्टोरीज भी हैं जिसमें गर्ल्स जो हैं, जैसे कि रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट की सुशीला, जिसने की शादी के बाद भी वापस से स्कूल जाना शुरू किया। शी ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ पंचायत, उसको उसके गांव की पंचायत से मदद मिली। द पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट टू मैरिड ऑफ। और ये पंचायत में कहा गया था कि जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए और उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड स्पेशल कैंप्स टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल। और आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं उन्होंने इसके लिए स्पेशल, एक ग्रुप ने एक स्पेशल कैंप लगाया था जिसमें वो मैरिड गर्ल्स, मतलब शादीशुदा लड़कियों को वापस से स्कूल भेजते हैं, लोगों को समझाते हैं, उनके परिवार वालों को और उन बच्चियों की कोई स्कूल भेजने के लिए व्यवस्था करवाते हैं। जनगम्मा एंड चित्ती सेज, जनगम्मा और चित्ती ने कहा, वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर फीट। क्या कहा उन दोनों ने कि हम दोनों पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं और अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। स्टैंड ऑन आवर फीट मतलब पैरों पर खड़े होने का मतलब है, पैरों पे खड़े होने का क्या मतलब होता है कि हम अर्न करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके, अपने आप को काबिल बनाना चाहते हैं। अगला टॉपिक, फाइंड आउट एंड राइट, ढूंढो और लिखो। आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल? डू दे वांट टू गो बैक टू स्कूल? क्या आपके नेबरहुड में, मतलब पड़ोस में, कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्कूल ड्रॉप करना पड़ा किसी कारण से, अब नहीं जाता है स्कूल, और क्या वो फिर से स्कूल जाना चाहता है? तो यदि है तो उसके बारे में लिखिए और नहीं है तो नो लिखिए। व्हाट आर दे डूइंग दीज डेज? तो यदि उसने स्कूल छोड़ा है तो वो अभी क्या कर रहा है ये आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने एक्चुअली नो लिख दिया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखी हूँ। थर्ड क्वेश्चन, हैज एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली? क्या आपकी परिवार में अभी अभी कोई किसी की शादी हुई है, और है तो कौन? यदि नहीं हुई है तो नो लिखना और हुई है तो लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया माय कजन,
व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एंड द ग्रूम, तो जो शादी हुई है उसमें दूल्हा और दुल्हन की उम्र कितनी थी? तो ब्राइड वाज 24 एंड द ग्रूम वाज 27 ईयर ओल्ड। तो दुल्हन जो है वो 24 ईयर्स की और दूल्हा जो है वो 27 ईयर्स ओल्ड। तो इसका मतलब है कि एज पर द लॉ यानी कानून के हिसाब से इनकी उम्र बिल्कुल सही है। अब व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वॉर, और उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने थे? तो ब्राइड ने पहना था लहंगा सेट, चुनरी और ज्वेलरी वगैरह, और ग्रूम ने पहना था शेरवानी, साफा या जो भी है। व्हाट काइंड ऑफ डिशेस वर देयर, नेम देम, तो वहाँ पे कौन कौन सी डिशेस थी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है शाही पनीर कोफ्ते, हलवा, फ्राइड राइस, तंदूरी रोटी, रायता, आजकल तो बहुत कुछ होता है ना, मंचूरियन, नूडल्स वगैरह, पाव भाजी, डोसा, बहुत सारी जो भी चीजें थी आप कुछ डिशेस के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो होगा इसके हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे, चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज। थैंक यू।